हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द फार्मेसी एक्ट 1948। ये हम फार्मेसी का एक सब्जेक्ट है, फॉरेंसिक फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसमें हम ये सब पढ़ते हैं। तो ये एक्ट और रूल्स क्या हैं, क्यों ये बनाए गए, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। एक होता है एथिक्स और एक होता है लॉ। तो एथिक्स तब होता है, एथिक्स किसे कहते हैं, आइडियल ह्यूमन कंडक्ट, उसको एथिक्स कहते हैं। और जब आइडियल ह्यूमन कंडक्ट नहीं होता है तो उसको ह्यूमन कंडक्ट को आइडियल बनाने के लिए लॉज बनाए जाते हैं। तो वहीं पर कुछ जो फार्मेसी में ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हम जो पढ़ते हैं, ये डिफरेंट एक्ट्स पढ़ते हैं। और ये एक्ट्स इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि जो फार्मेसी का प्रोफेशन है वो एक आइडियल तरीके से चले। तो यहाँ पे एक फार्मेसी एक्ट 1948 हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फार्मेसी का। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। भाई जो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या था कि फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। और इसमें हम देखें तो पर्सन हैविंग नो नॉलेज और एजुकेशन इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी वर एंगेज इन दिस प्रोफेशन एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सच पर्सन वाज पुअर। और वो पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे जिनको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं थी, फार्मेसी के किसी सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं थी, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी या फार्माकोग्नोसी, इस सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं होती थी। और लेकिन इस नॉलेज के बिना भी वो प्रैक्टिस करते थे, और इसलिए जो क्वालिटी थी वो जो सर्विस थी वो बहुत पुअर थी, उससे लोगों को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता था। तो देयर वाज नो रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम ऑफ फॉर एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द फार्मासिस्ट। और वहाँ कोई जो है कोई रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम नहीं था और कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं थी फार्मासिस्ट के लिए। और इसलिए जो द होल सिस्टम वाज कॉजिंग ग्रेट हार्म टू द हेल्थ ऑफ पीपल बाय रॉन्ग कंपाउंडिंग, मिक्सिंग और डिस्पेंसिंग। और इस जो है इस सिस्टम की वजह से क्या था कि लोगों की हेल्थ को जो है बहुत नुकसान इसमें पहुंच रहा था, क्योंकि जो है कोई कंपाउंडिंग ठीक से नहीं होती थी, मेडिसिन की मिक्सिंग ठीक से नहीं होती थी और डिस्पेंसिंग ठीक से नहीं होती थी, और इसीलिए जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं था। और इसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यहाँ हम देखें कि इसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस प्रैक्टिस को अच्छे से करने के लिए, लोगों को अच्छी सर्विस देने के लिए, हेल्थ को लोगों की हेल्थ के साथ जो है का बेनिफिशियल रोल प्ले करने के लिए ये एक्ट लाया गया, फार्मेसी एक्ट, द फार्मेसी एक्ट 1948। यहाँ आपको याद रखना ज़रूरी है कि ये एक्ट किस ईयर में पास हुआ, ये ईयर आपको याद रखना ज़रूरी है। जिस फार्मेसी एक्ट है वो 1948 में ये पास हुआ, 1948। तो टू करेक्ट दीज शॉर्ट कमिंग एंड रेज प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, हम कहते हैं कि जो फार्मेसी एक्ट 1948 है वो क्यों, जिससे कि लोगों को जो हेल्थ सर्विसेज को अच्छे से हेल्थ सर्विसेज देने के लिए, और जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसको रेज करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए ये फार्मेसी एक्ट इफेक्ट में आया 1948 में। तो यहाँ हम देखें द एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये एक्ट है वो पूरे इंडिया में लागू किया गया, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। अब यहाँ हम देखें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं किसी की इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो यहाँ देखें कि द फार्मेसी एक्ट 1948 was passed with the primary objective of regulating and raising the status of profession of pharmacy in India। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका था वो क्या था कि इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन के स्टेटस को रेज करना, उसको ग्रो कराना और उसको रेगुलेट करना, ये इसका जो है फार्मेसी एक्ट का जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। और ये ऑब्जेक्टिव कैसे जो उसका अचीव क्या किया जाएगा, तो दिस वाज सोट टू बी अचीव्ड बाई, कैसे जो है इसको जो है अचीव करना है। तो ये क्या है, नंबर 1 इज़ प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले किस जो ऑब्जेक्टिव है फार्मेसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो कि फार्मेसी प्रोफेशन के स्टेटस को रेज करना, उसको बढ़ाना, उसकी ग्रोथ करना, उसकी जो है उन्नति करना उसमें। तो उसके ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिससे ये बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द पर्सन विलिंग टू एंटर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये जैसे फर्स्ट आप पॉइंट देखें कि जो पर्सन
फार्मेसी एजुकेशन में या फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर करना चाहता है उसको एक यूनिफॉर्म एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाए, उसको एक यूनिफॉर्म एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाए, और दिस ऑब्जेक्टिव अचीव्ड थ्रू द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। और यहाँ इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे करके। और हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे रोल प्ले किया, कैसे जो है। दूसरा है कि मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर पर्सन्स एंटरिंग इन द प्रोफेशन फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग फॉर देयर रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये जो है दूसरा जो उसका जो ऑब्जेक्टिव अचीव किया गया रेज करने के लिए वो ये था कि जितने भी लोग फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर करेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन किया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन किया गया जाए हर स्टेट में। जिस भी स्टेट में वो फार्मेसी प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा, उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव जो अचीव किया गया बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट फार्मेसी काउंसिल। तो ये दो तरीके थे जिससे कि फार्मेसी प्रोफेशन को रेज किया जा सकता है। एक तो नंबर वन इज़ जो है जो लोग इस फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर करना चाहते हैं उनको यूनिफॉर्म एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाए, और दूसरा कि जो पर्सन फार्मेसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए स्टेट वाइज। अब यहाँ पे दोनों तरीके से इसको जो फार्मेसी प्रोफेशन रेज किया गया। और जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि फार्मेसी कॉलेजेस में आपने देखा है कि जब फार्मेसी कॉलेजेस में जब एजुकेशन दी जाती है तो उसके लिए पीसीआई से एक प्रायोर अप्रूवल लेना होता है। हम पढ़ेंगे एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे पूरा, तो वो जो पूरा पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉलेजेस के ऊपर कंट्रोल रखती है, जिससे कि हम फार्मासिस्ट को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल पाती है। तो यहाँ हम आगे देखें डेफिनेशंस कुछ, यहाँ पे डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द एक्ट। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस को समझ लेना जरूरी है कि एग्जाम में आता भी है कि सेंट्रल काउंसिल का मतलब होता है इट मीन्स द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर सेंट्रल काउंसिल का मतलब जो डेफिनेशन आपको लिखने के लिए आती है इट मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, और ये सेंट्रल काउंसिल कहते हैं इसको। स्टेट काउंसिल मीन्स द स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट एंड इंक्लूड्स द जॉइंट स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी। और स्टेट काउंसिल क्या कि एवरी स्टेट की अपनी अलग फार्मेसी काउंसिल होती है, जो स्टेट काउंसिल होती है या उसको जॉइंट काउंसिल उसमें होती हैं। तो ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है। जैसे यूपी की जो स्टेट काउंसिल है वो लखनऊ में है, और उत्तराखंड की जो स्टेट काउंसिल है वो देहरादून में है। ऐसी स्टेट की जो काउंसिल्स हैं उसके अपना अपना अलग अलग सिटीज़ में होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन देखें हम, सेंट्रल रजिस्टर का मतलब होता है कि इट मीन्स द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल। जो सेंट्रल काउंसिल है उसमें एक रजिस्टर होता है जिसमें फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन डिटेल को मेंटेन किया जाता है, उसको हम सेंट्रल रजिस्टर कहते हैं। एक और डेफिनेशन है मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है अ पर्सन होल्डिंग मेडिकल क्वालिफिकेशन एज प्रोवाइडेड बाय इन द इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट और इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको अप्रूव करती है, वो जो डिग्री जो लेते हैं जो लोग, उसको हम जो लेकर के प्रैक्टिस करते हैं उससे मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं, और जो है और ए पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन द मेडिकल रजिस्टर ऑफ द स्टेट, और ए डेंटिस्ट और ए वेटरनेरियन, ये जो है इनको हम मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि इट मीन्स ए पर्सन हुज नेम फॉर द टाइम बीइंग इज एंटर्ड इन द रजिस्टर। जो वो पर्सन जिसका नेम जो है रजिस्टर में मेंशन है, कौन सा रजिस्टर में? ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट इन विच ही इज फॉर द टाइम बीइंग रिसाइडिंग और कैरिंग ऑन हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी। ये जिस स्टेट में कोई पर्सन अपने बिजनेस कर रहा है फार्मेसी का या फार्मेसी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उस स्टेट के रजिस्टर में इसका नाम रजिस्टर होता है, वो उसको हम कहते हैं जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ स्टार्टिंग है इसकी जो है। आगे हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तो आप इसके लिए आप देखें। धन्यवाद।